चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या इस चैप्टर का दूसरा नाम है रोटेशन मोशन। ठीक है भैया, काफी अच्छा चैप्टर है, रोटेशन मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, देखिए ओए भाई प्लीज बोलिए, बोलिएगा नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 रोटेशन मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है भैया, और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भैया, और कह सकते हो कि बच्चों को काफी हार्ड लगता है चैप्टर। हाँ, चैप्टर नंबर 7। ठीक है भैया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है भैया, तो बात कर रहे हैं यार भैया, अगर किसी के अंदर जरा 1% भी शर्म होगी तो बात नहीं करेगा प्लीज। अभी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बोल रहा हूँ, बाद में फिर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। देखिए भैया, पार्टिकल क्या भैया, पार्टिकल क्या होता है भैया? तो भैया पार्टिकल वो होता है जिसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा, लेकिन मास क्या होता है, फाइनाइट। क्या होता है भैया? साइज, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा, साइज टू स्मॉल, क्या है? और जो मास है वो क्या है भैया? फाइनाइट है। ठीक है भैया, मतलब मास को हम कंसीडर कर सकते हैं लेकिन साइज को नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है भैया, पार्टिकल क्या होता है भैया? जिसका साइज बहुत छोटा हो लेकिन मास क्या हो भैया? फाइनाइट हो, मतलब कुछ वैल्यू हो उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? पार्टिकल कहते हैं। समझ गया? सिस्टम, सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान दीजिए भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल। कह रहा है दो या दो से अधिक पार्टिकल का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम कहते हैं। एक सिंगल पार्टिकल को पार्टिकल ही कहेंगे, लेकिन 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल मिलकर जब ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? तो वो फोर्स जो पूरे सिस्टम को बांध के रखता है। एक सिस्टम बना है बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल से, एटम और मॉलिक्यूल जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स विच होल्ड द फोर्स विच होल्ड द सिस्टम, वो फोर्स जो सिस्टम को क्या करता है भैया? होल्ड करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, या नॉर्मली हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स। और आपको बता दूं भैया, इंटरनल फोर्स की खासियत क्या होती है? इंटरनल फोर्स जस्ट सिस्टम को क्या करता है? जोड़ के रखता है। इंटरनल फोर्स केवल सिस्टम को होल्ड करके रखता है, बाकी ये सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करा सकता। एक ईंट है, ईंट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हुए भैया? जुड़े हुए हैं। क्या ईंट चलती है उस फोर्स की वजह से? नहीं चल रही। यानी ईंट को जोड़ने का रोल केवल किसका है भैया? इंटरनल फोर्स का है, बाकी चलाने के लिए इनका कोई रोल नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इंटरनल फोर्स क्या होता है भैया? जीरो। किसी प्रकार की कोई भी एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं होती। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी करो साथ में से, सुबह भी होगी इसकी क्लास आगे और शाम को भी होगी, मतलब दोनों टाइम आना है आपको। फिर आता है आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है? जो सिस्टम के बाहर से लगता है और जो सिस्टम को एक्सेलरेट करा देता है। कुर्सी क्या है भैया? एक सिस्टम है, उसके ऊपर से किसी ने लात मार दी तो क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और वो फोर्स उस कुर्सी को क्या करेगा? एक्सेलरेट करा देगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? विच एक्सेलरेट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम
ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल का सिस्टम है उसको जो फोर्स एक्सिलरेट करा देता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से देख लीजिए भैया। पार्टिकल क्या होता है भैया, जिसका साइज बहुत छोटा होता है लेकिन मास क्या होता है, फाइनाइट होता है। ये भैया सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से अधिक पार्टिकल। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है भैया, या इंटरनल फोर्स क्या होता है भैया, जो सिस्टम को होल्ड करके रखता है और इस फोर्स की वजह से किसी प्रकार की कोई एक्सेलरेशन नहीं आती। ठीक है भैया, ये जस्ट केवल सिस्टम को होल्ड करके रखता है। फिर आता है भैया एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है भैया, जो सिस्टम पे लगने के बाद उसको क्या करे, चला दे, यानी एक्सीलरेट करा दे। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहते हैं, ठीक है भैया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिए भैया, ये सबसे सेंटर ऑफ मास, COM। ठीक है भैया, मैं यही लिखूंगा इसको हर बार। अभी सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं, बाद में COM लिखूंगा तो समझ जाना सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, देखिए। हाँ एक मिनट, सेंटर ऑफ मास क्या होता है भैया, किसी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ये मान के चला जाता है कि बॉडी का पूरा मास क्या रहा है, इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है। बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का पूरा मास लाई करता हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये कॉपी है, छोटी है, ठीक है, ये कॉपी है। ये बॉडी बैलेंस नहीं हो रही, यहाँ पे उंगली लगा रहा हूँ, बैलेंस नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे लगा रहा हूँ, बैलेंस होगी। ठीक है भैया, बैलेंस होगी। तो इसका मतलब इस पूरी बॉडी का मास क्या है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है भैया, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है भैया, कि बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पर बॉडी का पूरा मास लाई कर रहा हो। ठीक है, तो अरे जान मुझे गिरा रही है, मुझे पाप लगवा रही है। ठीक है, द पॉइंट एट विच the whole mass of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated. ये वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जहां पर ये मान के चले आता है कि बॉडी का पूरा मास क्या हो रहा है, इसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के बारे में बहुत बड़ी खासियत है। अभी लिखिए मत इतना, अभी जब बोलूंगा तब लिखना। ठीक है भैया, लिख के कोई फायदा नहीं है, आएगा नहीं समझ तो क्या फायदा। ठीक है, ऐसी चीजें लिखी तो पता नहीं कितने पेजों में भरी पड़ी है टेलीग्राम वह, बट चले आना, बहुत सारी जगह पे दिख जाएगा आपको। ठीक है भैया, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी के अंदर वो एक पॉइंट जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी का पूरा मास क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सिचुएटेड है, कंसंट्रेटेड है। अगर मैं बात करूं एक भैया स्क्वायर की, तो इसका मास कहां पर लाई करता होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। यह भी आपका टाइम है। ये वाला पॉइंट है भैया, ये यहां पर देखिए, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इस वाले पॉइंट पर। इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां पर होगा। एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, जहां पे इसके तीनों मीडियंस क्या करें, जहां पे इसके तीनों मीडियन क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या है, COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है भैया, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। अबे आड़ा टेढ़ा बैठा बड़ा कैसा भी हो, सारों के मीडियन जो होते हैं ना वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। समझ गया, मतलब पढ़ाई नहीं तूने आज तक भाई। फोटो जल्दी करो भैया, जल्दी से। प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भैया, सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए, आगे बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए भैया, पहली प्रॉपर्टी है कि मास ऑफ बॉडी बराबर में मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। कह रहा बॉडी का जितना मास होता वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का भी मास होगा। अगला, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की वेलोसिटी होती है
उसके अंदर बैठे सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, चुप रहे, कुछ नहीं कह सकता तो ठीक है। तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कह रहा भैया जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन होगा। अगला चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए, कह रहा भैया इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू में 0, ध्यान दीजिए प्लीज, अगर आप बाहर से बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो भैया बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी स्टेट चेंज, बस वही है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, does not change its initial state, initial state। ठीक भैया, कह रहा अगर बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास कभी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है भैया, पांचवा पॉइंट, ठीक है। ठीक है भैया, अगला पॉइंट है भैया आपका ठीक है, इतने पॉइंट है बस, इतनी प्रॉपर्टी है। अब नहीं ध्यान नहीं आ रहा, आएगा तो लिखवा दूंगा आगे। फिक्स है, इतने पॉइंट है, ज्यादा लिखवा दिया मैंने तो। और कुछ छोड़ दे, छुट्टी पड़ गई ना, स्कूल जा रही है तो सुबह क्यों नहीं आई? पापा आए या ना आए, यहाँ आना पक्का है, ठीक है। हो गया, फोटो ले, फोटो ले, फोटो 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 ले। जब नास मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनाइए, तुम्हारे वहां पे नहीं है, कहा तुम्हारे यहाँ पे है कि जब व्यक्ति का नाश छाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता क्या होती है भैया, खत्म हो जाती है। त्यागी तेरा भी वही चल रहा है, बता रहा हूं तो यही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब बेटा अगर मैं डिस्टर्ब हुआ तो मैं घर पे कॉल करूंगा, अभी यहीं पे मारूंगा भी, घर पे कॉल भी करूंगा। मैं डिस्टर्ब नहीं, पढ़ाते वक्त मेरे को डिस्टर्ब मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट। मीना समझ रहे ना मेरी बात को? तो और त्यागी तू समझा ना, तू समझा ना। आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए भैया बहुत बढ़िया टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबे ये बहुत पहले की फोटो वो है, आज की जो रिकॉर्डिंग थी ना इसमें ज्यादा डिटेल में, रिकॉर्डिंग्स में पिछले ओए मैंने केवल आज समझाने के लिए आपको कोलिजन कराया था, बाकी इसमें डिटेल ज्यादा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कई चीजें जो होती है ना वहां पे समझ में नहीं आती। तो भैया देखिए, हाँ देखिए अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास की, ठीक है भैया, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडी, तो मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपका सिंगल बॉडी है, क्या है, सिंगल पार्टिकल है, क्या है, सिंगल पार्टिकल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पर बैठा होगा, ये रहा सेंटर ऑफ मास। एक सिंगल पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसे होगा, इसके अंदर ही होगा, कहीं पे नहीं होता ही है, आपको पता होगा, पता है ना, पहले पता था सेंटर ऑफ मास के बारे में, कुछ पता था, सेंटर ऑफ मास के बारे में पता था पहले कुछ? हो
गाली दी तूने, पक्की बात है, बड़ी गंदी वाली गाली दी भाई। देखिए एक सिंगल पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। और पार्टिकल, दो पार्टिकल है तो क्या होगा, एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, तो भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो भैया आपको पता है यहां पर ना तो यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास और ना यहां पे होगा। अब ये क्या बन चुका है, सिस्टम क्या बन चुका है, ये तो था पार्टिकल, लेकिन ये क्या बन गया भैया। और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उनके किसी बीच में किसी एक पॉइंट पर लाई करता है, जरूरी नहीं कि डंडे के बीच में लाई करे, कहीं पर भी लाई कर सकता है, ठीक है भैया। तो मैंने माना सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है, क्या है सेंटर ऑफ मास। एक सिंगल पार्टिकल था तो ये था, और टू पार्टिकल सिस्टम था, टू पार्टिकल सिस्टम था, तो आपका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा था। अब इसी को कैलकुलेट करना है और इसी की डेरिवेशन करनी है, ध्यान देना भैया, घबराना मत क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है भैया। पहले लिखना भी मत क्योंकि मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करना। एक सिंगल पार्टिकल है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अंदर होगा। और दो पार्टिकल के सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इनके लाइन पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि भैया कौन सा मास ज्यादा है, अगर दोनों मास बराबर होंगे तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, ठीक है। और जिनमें से कोई सा मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसकी तरफ होगा। खैर अभी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा, और आपको न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर ही आते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। चीजें आसान है लेकिन कॉम्प्लेक्स करोगे आप खुद बात करके, तो इसलिए बात मत करना, एक बार में डेरिवेशन समझ में आएगी, लंबी डेरिवेशन है इसलिए काम मत करना, केवल दिमाग यहां पर लगा के रखना। सिंगल पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास उसके अंदर है, डबल पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उस लाइन पर किसी एक पॉइंट पर होगा, ठीक है। चलो हम निकालने आते हैं भैया सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फिर इसी के हिसाब से हम 3 सिस्टम पार्टिकल कर देंगे, 4 सिस्टम पार्टिकल, n सिस्टम पार्टिकल, सबके लिए हो जाएगा। यही मेन है डेरिवेशन, ठीक है। चलो अरे जल्दी ले ले टॉम क्रूज, ये गाली मुझे याद रहेगी, ये तूने मेरा अपमान किया ना, अरे बड़ी बुंदी वाली गाली थी भाई। अगर मैं रुका नहीं होता तो होटी कट जाता मेरे। तो ये देखिए बड़ा ही प्यारी डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए। ये अपने पास दो पार्टिकल की सिस्टम है, पार्टिकल नंबर फर्स्ट, पार्टिकल नंबर सेकंड। देखिए भैया जब भी हम किसी भी पार्टिकल के सेंटर, जब भी मैं किसी भी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को बताऊंगा तो मैं किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। हाँ बाहर बेटा, अगले की बैच में नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अगर बाहर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अबे तू कुछ सीरियस तो हो जा, ठीक है। अब इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या था, अगर केवल ये पार्टिकल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता, इसके अंदर होता है ना। और उसी इस पार्टिकल का मास क्या है, m1, क्या है m1, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये जो पहला पार्टिकल है ना इसका मास क्या है, m1 है, और वो सारा मास कहां पे लाई करता है, पता है ना भैया। और m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और ये भी कहां लाई करेगा, इसके सेंटर पे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रहा, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, किसका पोजीशन वेक्टर है, m1 के। ये m1, ये क्या है, m1 पार्टिकल है तो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। आपको याद है पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से खींचे आता है, जो ओरिजिन से खींचा आता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर कहां से कहां पे खींचा गया है, O से लेके m1 तक। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है भैया, m1 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, क्या है r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, m1 के सेंटर ऑफ मास का क्या है, पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही ये क्या m2 है, इसका मास भी क्या होगा, इसके सेंटर पे ही लाई करेगा, ठीक है भैया। तो ये r1 कर दीजिए और ये r2 कर दीजिए,
ये R2 है, ये R1 और ये R2 क्या है भैया? R2 क्या है भैया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M2। M2 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में M2 का सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, जब ये दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल अलग था तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये था, जब ये पार्टिकल अलग था तो इसका सेंटर ऑफ मास ये अलग था। अभी ये दोनों क्या हो गए भैया? सिस्टम बन गया। क्या बन गया भैया? मतलब जुड़ गए, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तब क्या बन चुका है भैया? सिस्टम बन चुका है। अब सिस्टम बन चुका है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ना तो इसके अंदर लाई करेगा ना इसके अंदर लाई करेगा, बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो मैंने माना इस वाले पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, COM क्या है भैया? सेंटर ऑफ मास ऑफ, या O कर दो इसको, O डैश कर दो। O डैश क्या है भैया? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्या है भैया? इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है? O डैश है। क्या है? O डैश। पहले कहा था यहां पे था सेंटर ऑफ मास, जब M1 था। जब M2 था तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या था? यहां पे था। जब दोनों मिलकर एक सिस्टम बन गए तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? यहां पर लाई कर गया। समझ गए? हाँ, निकालेंगे भी, डेरिवेशन करने आ रहा हूं मैं। ठीक है, अभी देखिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये कैपिटल R वेक्टर। क्या है? कैपिटल R वेक्टर है क्या? कैपिटल R वेक्टर क्या है भैया? तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का R क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है भैया, डायग्राम में अब एक दो चीजें और कलाकारी करनी है, उसके बाद फिर डायग्राम। हाँ, अच्छा, चलो भैया देखिए, अब देखिए भैया, अभी आपको पता है सिस्टम बन चुका है। क्या बन चुका है? सिस्टम। और सिस्टम को जोड़ के रखने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। तो ये दोनों पार्टिकल क्या हुए? जुड़े हुए हैं। क्या हुए? विद इंटरनल फोर्स, विद। तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है भैया, और ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को, ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है भैया, F2। F1 क्या है भैया? F1 इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स ड्यू टू M1। ये F1 क्या है भैया? चलो इसको इधर बना देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया? इधर हो जाएगी। ठीक है भैया, ये F1 देखिए भैया, ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को F1 फोर्स से खींच रहा है। ठीक है भैया, और ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को F2 फोर्स से खींच रहा है। इंटरनल फोर्स ड्यू टू M2। अभी आपको पता है भैया, ये दोनों इंटरनल फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, बता दूं आपको मैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला केस आ जाता है। क्या आता है भैया? F1 इक्वल्स टू में F2, लेकिन अपोजिट है इसलिए हम क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ पर F1 F2 के दोनों के क्या है भैया? बराबर है, बीच में क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। ठीक है भैया, पूरा डायग्राम बन चुका है। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर चुल है, तो हमने क्या किया भैया? इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। इसके ऊपर कितना लगाया भैया? F2, और इसके ऊपर क्या लगाया भैया? F1। तो F1 क्या है भैया? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ऑन M1, और F2 क्या है भैया? M2। ठीक है भैया, डायग्राम खत्म। अबे नहीं, ये जुड़े हुए एक पॉइंट पर फिक्स है। ईंट के पार्टिकल टकरा थोड़े आते हैं। हाँ ठीक है भैया, समझ गया? ये टकराएंगे नहीं, फिक्स है। अपने आप से लगा दिया। अब देखिए भैया, भाई प्लीज, समझ गया? ये टकराएंगे नहीं, ये फिक्स। देख भाई, क्या होता है कि कोई भी चीज बनती है ना, तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो उनको जोड़ के रखता है। कभी भी दो एटम ना एक दूसरे से चिपके नहीं होते, उनके बीच में कुछ गैप होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या लगते हैं कि पूरा सॉलिड है मामला। ठीक है, तो ये छोटे लेवल की बात है, लेकिन उस छोटे लेवल को बड़े डायग्राम में बना रखा है। ठीक है, चलो अब देखिए भैया, आपको पता है M1 पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं।
M1 पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है भैया F1 और दूसरा लग रहा है भैया, एक काम करो, एक मिनट भैया, इसको थोड़ा हम करेक्ट कर लेते हैं, F1 लग रहा है, इसको F2 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे सही है वो, फोर्स एट M1 लिख दो, इंटरनल फोर्स एट M1 और इंटरनल फोर्स एट M2। M1 पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा है क्या है भैया, F1 है, M2 पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है भैया, दोनों एक दूसरे के पास में लग रहे हैं, मतलब जोड़ के रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है भैया, जुड़ के रखा हुआ है, ठीक है भैया। अब देखिए आपको पता है M1 के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, और जिसके ऊपर फोर्स लगता है वो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। M2 पे भी फोर्स लग रहा है, कौन कौन से, एक ये और एक ये, M1 पे एक ये और एक ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये तो ये भैया दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो अब देखिए भैया, तो नाउ एक मिनट जाओ, फोर्स एट M1 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है F1 और एक ये फोर्स लग रहा है स्मॉल f1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कुल फोर्स क्या होता है भैया, हम जानते हैं टोटल फोर्स है किसके ऊपर लग रहा है, M1 के ऊपर, तो टोटल फोर्स होता है किसके बराबर है, मास ऑफ बॉडी, ये टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, तो मास ऑफ बॉडी, मास कितना भी है इसका M1 और इसका एक्सीलरेशन क्या है भैया, सॉरी नहीं मैंने नहीं देखा भाई, दोबारा करो, इसके ऊपर कुल कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कुल कितना फोर्स लग रहा है, F1, कैपिटल F1 और स्मॉल f1, तो कैपिटल F1 प्लस स्मॉल f1 किसके बराबर होगा, इसके मास इनटू में इसके एक्सेलरेशन के। चलो भैया F1 प्लस स्मॉल f1 बराबर में M1 ऐसे रहने दीजिए, एक को क्या लिखेंगे dv1 अपॉन में, यहाँ तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी, dv1 अपॉन में dt होता है, a1 है तो इसलिए क्या होगा dv1 अपॉन में dt होगा। अच्छा देखिए भैया, v तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें r पता है, क्या पता है, आपको पता है भैया एक्सीलरेशन तो हमने क्या लिख दिया dv अपॉन में dt, लेकिन हमने वेलोसिटी क्या लिख दिया dr अपॉन में dt। अबे वेलोसिटी यही तो होता है dr या dx, तो हम यहाँ पे r यूज कर रहे हैं, x भी क्या होती थी पोजीशन होती थी, r भी क्या है पोजीशन है, तो वेलोसिटी का लिख दिया dr अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा f1 प्लस स्मॉल f1 बराबर में m1 और d अपॉन में dt, d अपॉन में dt ऐसे लिख दीजिए, और v1 की यहाँ पे क्या लिख दीजिए dr1 अपॉन में dt, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस v की जगह पे हमने क्या लिख दिया dr1 अपॉन में dt, ये v1 था तो इसलिए r1 लगा के ऐसे लिख दिया, ठीक है भैया। ये हो गया f1 प्लस स्मॉल f1 बराबर में m, देखिए d और d स्क्वायर dt dt स्क्वायर नहीं होता एक्चुअल में, मैं बता रहा हूं भैया, इसका मतलब होता है आप r को पहली बार करोगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा वेलोसिटी, और दोबारा करोगे तो क्या आएगा, वही पहुंच गए ना भैया, हमने r को दो बार डिफरेंशिएट किया, अब वही तो है ये f1 कैपिटल F1 प्लस स्मॉल f1 इक्वल्स में मास इनटू में एक्सेलरेशन, कैपिटल F1 प्लस स्मॉल f1 इक्वल्स में मास इनटू में ये भी कौन चाहिए, तो r को एक बार करोगे तो क्या आएगा वेलोसिटी, दोबारा करोगे तो क्या आएगा, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है भैया। तो ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है भैया, ठीक है भैया। सिमिलरली ओए ये बना था भैया किसके बारे में, मास 1 की बात कर रहे थे, इसी प्रकार से मास m2 की बात करेंगे तो क्या होगा f2 प्लस स्मॉल f1 और स्मॉल f2 बराबर में क्या होगा m2 dr2 अपॉन में dt स्क्वायर, डायरेक्ट करना है इसको, ये ध्यान रखना वरना बहुत लंबी होगी, सिमिलरली क्योंकि आपने जैसे इसको फॉलो किया वैसे बिल्कुल वैसे किया, ठीक है, वही तो लिख दिया बस। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी भैया दूसरी इक्वेशन, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ओए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये साइड इससे जुड़ेगी और ये साइड इससे जुड़ेगी। देखिए भैया कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2 स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2 बराबर में, देखिए डी स्क्वायर dt स्क्वायर दोनों में कॉमन है,
कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा M1 R1 M2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए हम जानते हैं कि ये इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि ये दोनों क्या है भैया, बराबर है लेकिन अपोजिट है। तो इसने इसको क्या किया, काट दिया। देखिए क्या हुआ, F1 प्लस F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है। तो जब F1 प्लस F2 करोगे तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, क्या होगा, ऑन दी सिस्टम, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी, इसको लिख दीजिए FT। ये किसके बराबर होगा, dt स्क्वायर M1 R1 M2 R2। आपको पता है वी ऑल्सो नो कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, बॉडी का कुल मास। बॉडी का कुल मास क्या भी है, M1 प्लस, और बॉडी का कुल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, है ना, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ही सारी बात होगी, टोटल फोर्स इक्वल्स टू में बॉडी का कुल मास क्या भी है, M1 प्लस, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्टिकल है, और इसको क्या लिखेंगे, डी डबल डिफरेंशिएशन कैपिटल R। क्यों लिखा पता है आपको, क्योंकि मैंने बताया बॉडी का कुल एक्सेलरेशन है, और बॉडी का कुल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के क्या होता है, बराबर, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब देखो ना, ये क्या है, M1 मास का एक्सेलरेशन, तो M1 मास के एक्सेलरेशन क्या लिखा मैंने, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन लिखना है, इसको क्या लिखना है, तो हम एक्सेलरेशन M1 के एक्सेलरेशन को उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार करेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी, दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, तो सेंटर ऑफ मास के M1 के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, समझिए पोजीशन वेक्टर का डबल, और M2 का सेंटर ऑफ मास लिखना तो क्या करेंगे, M2 का डबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ M2। जो सेंटर M2 का जो सेंटर ऑफ मास आया था उसका पोजीशन वेक्टर क्या था भैया, R2 था। अगर पहली बार करोगे इसको डिफरेंशिएट क्या आएगा, वेलोसिटी, दोबारा करोगे क्या आएगा, यानी इसके एक्सीलरेशन को हम इसको डबल डिफरेंशिएशन में लिख देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इक्वेशन जोड़ी, टोटल फोर्स निकाला, टोटल फोर्स क्या था, फोर्स क्या था, बॉडी का कुल मास इनटू में बॉडी का कुल एक्सीलरेशन। तो भैया बॉडी का कुल मास क्या है भैया, M1 प्लस M2, M1 प्लस ये भैया। अब वी आल्सो नो के बाद क्या होता है, टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल मास इनटू में एक्सीलरेशन होता है ना। टोटल मास के सिस्टम का M1 प्लस M2, टोटल एक्सीलरेशन मैंने खुद से अज्यूम किया 80, बॉडी का कुल एक्सीलरेशन है, तो बॉडी का कुल एक्सीलरेशन उतना ही होगा ना जितना सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, 2 बार इसकी पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये वही तो किया मैंने, तो ये होगी भैया फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, और ये क्या होगी भैया फोर्थ। इन दोनों को अगर देखोगे टोटल फोर्स ये रहा, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन वी टी स्क्वायर, ये हो गया। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है भैया। जब बराबर करोगे तो आप देखोगे ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, R M1 प्लस M2 बराबर में M1 R1 M2 R2। तो R की वैल्यू क्या आ गई, M1 R1 M2 अपॉन में M1 प्लस, तो भैया 2 सिस्टम पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। इससे हम कितने ही पार्टिकल के सिस्टम मास का फॉर्मूला निकाल लेंगे। इस चीज को ध्यान रखो और अभी कॉपी करो, कोई फोटो नहीं लेनी है, दोबारा शेयर कर देना, ठीक है भैया। तो आज यहीं पे, कल इसके आगे केस करेंगे। मॉर्निंग में सुबह 8 से 9:30 नहीं होगी क्लास, हाँ 8 से 9:30, और दूसरा बैच जो होगा थोड़ा लेट होगा 9:30 से, वो होगा 10:30 से लेके 11:30 कल, ठीक है भैया। हाँ वो नॉन स्टॉप होगी, ठीक है भैया। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।